प्रीवियस लेक्चर में जहाँ से हमारी बात अधूरी रह गई थी उसी बात को या उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी का डिस्कशन हम लोग जारी रखते हैं। कल अचानक लेक्चर लेते लेते जो है लाइट कट ऑफ हो गया, पावर कट ऑफ हो गया था। सो हम लोग वर्कआउट कर रहे थे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पे। एक्चुअली ये एक पूरा सीक्वेंशियल डिस्कशन है। सबसे पहले तो हमने ब्लैक बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रा देखा, जो कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है और ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स को इमिट करता है। और उन सभी वेवलेंथ्स में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसे हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स, जिसके लिए इमिशन एनर्जी जो है, या रेडिएटिंग पावर कह लीजिए आप, या पावर रेडिएटेड, या इमिसिव पावर, ये जो फैक्टर है ये मैक्सिमम होता है। यानी कि एक ऐसा लैम्बडा, ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइडेंटिफाई होती है जिसके लिए इमिशन सबसे ज्यादा होता है। इस बात को रिलेट करते हुए हमने एक लॉ भी डिस्कस किया, दैट वी नेम्ड और वी कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि प्रीवियस लेक्चर में अपना कवर हो चुका था। अब इसमें एक और डिस्कशन ये निकल करके आता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इमिशन स्पेक्ट्रा है, उस कर्व के नीचे जो भी एरिया आ रहा है वो हमें टोटल इमिशन या टोटल हीट एनर्जी जो इमिट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, या टोटल इमिसिव पावर की इंफॉर्मेशन देता है। जब हम ये टेम्परेचर के साथ रिलेट करके चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो टोटल इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना बड़ा यहाँ पे हमको एरिया देखने को मिलेगा। सो ये जो छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ओके। अब यहाँ अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो जाहिर बात है हमें कोई कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज सिग्मा, which is called as Stephen's constant. Okay, with a value of 5.67 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin raised to 4 with certain dimensions in it. ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं ये हम ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहे हैं। इफ यू हैव एनी आर्बिट्री, एनी ऑर्डिनरी बॉडी अदर देन ब्लैक बॉडी, दूसरी कोई भी बॉडी आ जाती है, तो इसी स्टेटमेंट को हम कुछ ऐसे मेंशन करते हैं जिसमें ये फैक्टर ऑफ इमिजिविटी भी हम लोग एडिशनली इंक्लूड करते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए लिखे गए इक्वेशन में ई इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए हम जानते हैं ई का वैल्यू 1 होगा, और किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये जो ई का वैल्यू होगा ये लेस देन 1 होगा। इट मे बी 0.8, 0.4, 0.7, 0.9, समथिंग लाइक दैट। सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बॉडी, यहाँ पे ई का एक एडिशनल फैक्टर इंक्लूड होता है। अब इसी डिस्कशन को मैं कैरी कर रहा था और आपको यहाँ कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था, एंड देन पावर वाज शट शट ऑफ। सो सबसे पहले तो ये कि इफ E is the emissivity of the body then we have this relation, and we know that for black body this is the relation. अब आप रिकॉल करें, जब हमने इमिसिव पावर इस फैक्टर को डिस्कस किया था तो हमने बाकायदा उसको ऐसे लिखा था ना, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यस उसी सर। चीज को यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है, Q डिवाइडेड बाई A इंटू T। सो वी मे गेट by the same relation, by the same relation we may get E is equal to this much, and that is equal to E sigma T raised to 4. So we may have a little rearrangement, और उस रीअरेंजमेंट का अंदाजा हम लोग ये पर्टिकुलर इक्वेशन में कर सकते हैं, जहां पे हम टोटल हीट इमिटेड भी फिगर आउट कर सकते हैं, टोटल हीट रेडिएटेड भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें विद इन दिस रिलेशन हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसे बच्चों ध्यान से देखिए, Q बाई टी ऐसे किया मैंने, ठीक है ना, ओनली टाइम फैक्टर मैंने अमाउंट ऑफ एनर्जी के नीचे ले लिया। सो दिस टर्न्स आउट टू बी A E सिग्मा एंड द टेम्परेचर रेज टू 4। आप नोटिस करें बच्चों, ये जो Q बाई टी फैक्टर है यहाँ पे, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, ठीक है ना। ये फैक्टर, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब ये होता है कि हम इसे कह सकते हैं पावर रेडिएटेड, या रेडिएशन पावर, या रेट ऑफ लॉस, ठीक है ना। इस चीज को एक और नाम दिया जा सकता है, रेट ऑफ लॉस बोलने की बजाय मैं फिलहाल रेट ऑफ हीट इमिशन ऐसे लिख रहा हूं। तो याद रखिए वो ए ई सिग्मा टी रेस टू 4 ऐसे आएगा।
अब यहाँ अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इन प्रॉपरली रीअरेंजिंग द फॉर्मूला। बात इतनी सी ही है, यही बात है, लेकिन उसे चूंकि अलग अलग कंडीशंस में हमें यूज करना पड़ता है तो हम थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सिर्फ इमिसिव पावर लिखेंगे तो ये पूरा हो गया, टोटल हीट लिखेंगे तो ये पूरा हो गया, क्यू बाई टी करके लिखेंगे तो हम उसे पावर रेडिएटेड लिख सकते हैं, या रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ हीट इमिशन ऐसे भी लिख सकते हैं। वेल हम लोग एक चीज बड़ी बेसिक लेवल पे जानते हैं कि कोई भी बॉडी कितने भी टेम्परेचर पर क्यों ना हो, उसमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ होती रहती हैं। हाँ ये जरूर होगा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो अमाउंट वो इमिट जो करेगा वो ज्यादा होगा और एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो कम होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और इमिशन कम होगा। अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट और इमिटेड ये अमाउंट एग्जैक्टली इक्वल होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हीट सिर्फ इमिट हो रही है, या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हीट सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही है। इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन साइमल्टेनियसली। हाँ इसमें ये जरूर हो सकता है कि कम या ज्यादा एब्जॉर्ब हो, डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो इस बात को हम स्टीफेंस लॉ के एक मॉडिफिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको कल इसी एग्जाम्पल को कैरी करके चीज को समझाने की कोशिश की कि हमारे पास कोई एक आर्बिट्री सा सब्सटेंस है, ठीक है, लेट्स से एक ब्लॉक है, और फिर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने ये बोला कि टेम्परेचर टी है इसका, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कीप दिस सब्सटेंस इन एन एनवायरमेंट इन अ सराउंडिंग वेयर द टेम्परेचर इज टी नॉट। तो जब ये बॉडी हीट इमिट करेगी, ठीक है ना, हीट इमिट करेगी, तो उसका प्रोपोर्शनैलिटीज कैसी लगेगी, ई सिग्मा टी रेस टू 4। और जब ये एब्जॉर्ब कर रही होगी तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटीज कैसी लगेंगी, तो ई सिग्मा टी नॉट रेस टू 4। बात समझ आ रही है? तो यस सर। इक्वेशन कितना हो रहा है, ई सिग्मा टी रेस टू 4, और एब्जॉर्प्शन किस हिसाब से हो रहा है, ई सिग्मा टी नॉट रेस टू 4। तो इन दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क होगा अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो, ठीक। तो यही सेम स्टीफेंस लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। आई वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल कि एक बॉडी जो है ये 500 जूल का इमिशन करती है और साथ ही साथ 200 जूल का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, तो फिर उसका नेट इमिशन कितना हुआ, ठीक है। सुन पाए क्वेश्चन आप? 500 जूल उसने इमिट किया, बट साइमल्टेनियसली उसी वक्त जब वो इमिट कर रही थी तब उसने 200 जूल एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो फिर उसका नेट इमिशन कितना हुआ, 300। 300 हो गया। मतलब ये हमको डिफरेंस ही करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, और ये हम टेम्परेचर डिफरेंस से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेम स्टीफेंस लॉ, जहां पे हम सिर्फ इमिशन की बात कर रहे हैं वहां पर हम एक्चुअली एक कंपैरेटिव इमिशन की बात करेंगे कि भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, बॉडी का अपना खुद का टेम्परेचर इतना है, तो ओवरऑल लेवल पर जो हीट इमिट हो रही होगी, नेट लेवल पर जो हीट इमिट हो रहेगी आफ्टर कैंसिलिंग द फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वो ये आंसर आता है। अब इस लॉ में फर्क क्या है, मतलब इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में फर्क क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की बात चल रही है, यहाँ पे सराउंडिंग के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं की। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना कि बॉडी जस्ट ऐसी ही रखी गई और सराउंडिंग है ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। डेफिनेटली सराउंडिंग होगी और सराउंडिंग का अपना खुद का कुछ टेम्परेचर होगा। तो हमें हमेशा यहाँ नेट लॉस के हिसाब से निकालना है, या फिर हमें हमेशा यहाँ पे नेट इमिशन को देखना है। तो हम वही स्टीफेंस लॉ जो इस तरीके से लिख रहे थे, अब सराउंडिंग के टेम्परेचर को कंसिडर करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में आपको? यस सर। अब कई बार स्टूडेंट इसमें एक गलती करते हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना मासूम सी मिस्टेक है, वो ऐसे करते हैं, देखें ध्यान दें, ई सिग्मा तो सही लिख लेते हैं, उसके बाद ये भी सही लिखते हैं वो, टी माइनस टी नॉट। अब गलती यहां करते हैं, देखा आपको क्या मिस्टेक हो रही है। सो इट्स नॉट द ब्रैकेट रेस टू 4। और उनकी गलती बिल्कुल, मतलब ये जो मिस्टेक है ये, ऐसा मैंने कहा ना मासूम सा मिस्टेक है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल के फिर फोर्थ पावर करते हैं, नहीं। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल टेम्परेचर्स की फोर्थ पावर लेके फिर सब्सट्रैक्शन करना है, ना कि सब्सट्रैक्शन करके फिर फोर्थ पावर लेनी है। तो ये जो लिखा गया तरीका है ना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है, इसे याद रखिए आप।
ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस लेकर के फोर्थ पावर नहीं करेंगे हम, बल्कि फोर्थ पावर लेके फिर डिफरेंस लेंगे। गेटिंग इट? यस। इस तरीके का क्वेश्चन तो एक बार नीट में भी आ गया था, जहां पे ऑप्शंस दिए थे उन्होंने कि भाई बॉडी का टेम्परेचर इतना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, तो फिर बताइए कि स्टीफेंस लॉ हम कैसे लिख सकते हैं। तो फिर ये ऑप्शन भी वहां पे मौजूद था। और उस वक्त जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ बात की थी, तो उन्होंने ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही बताया कि उन्होंने ये वाला सेकंड वाला जो अभी गलत है उसको उन्होंने सही टिक कर दिया, गलत चॉइस किया एक्चुअली। ठीक है, तो मिस्टेक बिल्कुल ना करें। याद रखिए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द डिफरेंस एंड देन गोइंग टू मेक द फोर्थ पावर, रादर वी आर गोइंग टू मेक द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस। इज इट ओके? यस। अब देखिए यहां पे हम एक और फैक्टर लगाते हैं, कूलिंग रेडिएशन। एक्चुअली इसी स्टीफेंस लॉ की बात चल रही है। अब आप सोचें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मोर एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस, तो जारी बात है बॉडी ज्यादा हीट को निकालेगी अपने अंदर से। अमाउंट ऑफ हीट जो रेडिएटेड होगा वो ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में। तो क्या ओवरऑल लेवल पे बॉडी के अंदर से हीट निकल गई और बॉडी कूल होती जा रही है? यस। दैट हैज टू बी टेकन अ नेचुरल प्रोसेस। ऐसा ही होता है, किसी सब्सटेंस को आमतौर पे ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। तो इसी लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये ई जो होता है ना, वो ये फैक्टर होता है क्यू ए टी। तो यहाँ क्यू बाई टी लिखने की बजाय हमने लिखा डी क्यू बाई डी टी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऐसे भी बोल सकते हो आप उसको, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, पावर रेडिएटेड। ये सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, तो कोई घबराए नहीं इसमें, ये बिल्कुल यही चीजें हैं। ठीक है, और बस ए फैक्टर हमने इधर ले लिया एक्स्ट्रा। आप देखें ये ए वाला फैक्टर उठा के हम सामने ले जाते हैं यहाँ पे, तो इससे हम रेट ऑफ लॉस भी निकाल सकते हैं। बट आपको याद होगा कि हम स्पेसिफिक हीट जब कंसिडर करते हैं स्पेसिफिक हीट, तो उस स्पेसिफिक हीट में हम इस तरीके का डिस्क्रिप्शन जरूर लिखते हैं। आपको याद होगा स्पेसिफिक हीट हमने ऐसी लिखी थी, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रादर यू में से per unit mass to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius dt. So let's make this particular equation for dq. So dq will become equal to mc dt and then just differentiate it with respect to time. तो आपको ये पर्टिकुलर रिलेशन मिलेगा जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। आ रही बात समझ में? यस सर। What we are doing, we are just doing a comparison between equation 1 and 2. 1 और 2 का हमने कंपैरिजन कर दिया, मतलब ये चीज हमने यहाँ से हटा दी और उसकी जगह ये लिख दिया। तो डी क्यू बाई डी टी की जगह अब इस पूरी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं तो वी मे गेट डी टी बाई डी टी। ये ऊपर का जो डी टी कैपिटल है ये टेम्परेचर का चेंज है, और ये नीचे वाला जो फैक्टर है ये टाइम है। अब बस देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्ट टेम्परेचर का फॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें बता सकते हैं। ये चीज हो गई ना, ये डायरेक्ट टेम्परेचर फॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, बात को समझे, फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। बात समझ रहे हैं आप? यस। अब जरा इन सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से दिमाग में बिठाइए, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दीज कंडीशंस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, या कोई और, चाहे ये ले लें। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ मास इन्वॉल्व हो रहा है, स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व हो रही है, इमिजिविटी फैक्टर आ रहा है, एरिया आ रहा है, स्टीफेंस कांस्टेंट आ रहा है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है, ये सब कुछ। अब इस रेट ऑफ कूलिंग को हम अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हैं। सो हियर इज द कंपैरिजन। A very nice question can be framed on it theoretically. Here is the comparison. Look at this formula carefully and read these conditions. Number one, when a body is cooled by radiation, by the rate of cooling, then it depends on, number one, it depends on surface. Radiating surface. Radiating surface कैसा है? अगर रफ सरफेस है तो वो जल्दी कूल नहीं होता है, पॉलिश्ड सरफेस है तो वो जल्दी कूल होता है, ये याद रखिए। ठीक है, दूसरा इमिजिविटी पे डिपेंड करता है, ई। तो अगर इमिजिविटी ज्यादा होगी तो फास्टर कूलिंग होगी, और यहां याद रखिए पॉलिश्ड सरफेस है तो वो जल्दी कूल होगा। नेक्स्ट वो डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया। ठीक है, नेक्स्ट वो डिपेंड करता है मास पे, और मास के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, मास अगर ज्यादा है तो स्लोअर रेट से वो कूल करेगा। नेक्स्ट वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट पे, स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा है तो वो स्लो रेट से कूल करेगा। और एट लास्ट वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी,
क्योंकि ये टी फैक्टर जितना सराउंडिंग वैल्यू से ज्यादा होगा उतना ये ब्रैकेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, जितना ब्रैकेट का वैल्यू बढ़ेगा उतने जल्दी जल्दी टेम्परेचर फॉल हो सकता है या टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, हम यहाँ पे कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे उठा के चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। और एट लास्ट एक और फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। आपने अगर सब्सटेंस को उठा के ऐसे सराउंडिंग में रख दिया जहां सराउंडिंग का खुद का अपना टेम्परेचर ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये कूलिंग पे इफेक्ट करेगा और कूलिंग जो है वो काफी स्लो होगी। आर थिंग्स क्लियर? अब जो जो भी बातें मैंने आपको बताई है, मैं उनको अगर वन बाय वन समराइज करूं तो हियर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। नंबर वन, जनरल इमिसिव पावर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है सिग्मा T⁴, करेक्ट है। और बच्चों अगर हम यही चीज ब्लैक बॉडी के लिए नहीं लिखते हुए ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखते हैं तो हमारे पास है E सिग्मा T⁴। द सेम थिंग वी कैन जस्ट पुट अप बाय से राइटिंग Q डिवाइडेड बाय AT is equal to, let me just continue with E sigma T⁴. Therefore I can get Q by T is equal to AE sigma T⁴। क्या कहते हो, सही जा रहा है? Yes, sir. ये जो Q by T फैक्टर है हम इसे पावर रेडिएटेड कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, ठीक, या हम इसे सिंपली रेडिएशन पावर ऐसे भी कह सकते हैं। बट इन ट्रू सेंस कोई भी बॉडी की हीटिंग इफेक्ट या उसकी कूलिंग इफेक्ट हमें कंपेयर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, तो सेम लॉ कंपेयरिंग विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अगर हम लिखते हैं तो आंसर आ जाता है ई सिग्मा। ध्यान दें यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, T⁴ माइनस T⁴. याद रखिए T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वी कैन जस्ट कंटिन्यू राइटिंग दिस एज सच, dQ by dt is equal to AE sigma T⁴ minus T⁴. How do I get dQ by dt? तो ये कुछ ऐसा है, dQ by dt, ठीक हो गया। A सिग्मा E सिर्फ T⁴ की बजाय टेम्परेचर डिफरेंसेस हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी सिर्फ इमिशन कभी नहीं करती है, रादर उसका इमिशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है, तो हमको वो डिफरेंस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस चीज को हम कह सकते हैं पावर रेडिएटेड, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऐसे कह सकते हैं। बट आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने इस dQ by dt के फैक्टर को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया और हमने इसे ऐसे लिखा, फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो AE सिग्मा डिवाइडेड बाय MC एंड देन T⁴ माइनस T⁴. ये भी एक फाइनल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला हमको मिल जाता है। तो ये है स्टीफेंस लॉ का कुछ ब्रीफिंग, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था, आज बस हम उसको ब्रीफ करके कंप्लीट कर रहे हैं। इन चीजों को हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम कुछ अच्छे खासे इलस्ट्रेशंस आज डिस्कस करेंगे। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गो फॉर। Every question which we are going to discuss is just going to be very straightforward, very very direct. By simply applying a formula you can get the answer, but a proper choice of formula will get you the proper answer. ठीक है, तो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि हमें कैसी कंडीशन के साथ काम करना है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप करते जाऊंगा वैसे वैसे ये चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएंगी। सो टेक केयर, समझने की कोशिश करें। कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 227 एंड एट 727 एंड एट 227। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें इमिशन को कंपेयर करना है, यहाँ सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों ये वाला जो टेम्परेचर हो गया ना, ये 727 में हमने हमेशा याद रखिए क्या करना है, प्लस 273। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, प्लस 273। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, 800,000। तो ये हो जाता है 1000 केल्विन और ये वाला फैक्टर हो जाता है 500. 500। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट इज जस्ट गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट है। सो यहाँ सिर्फ कंपेयर करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं बनाना। तो सिंपली E1 by E2 is going to be equal to T1 by T2. Make sure that it will be a fourth power. So T1, let's take T1 value as 1000 and this as 5000 with fourth power. तो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, ये 5 and 10 ये कैंसिल हो गया, 2 की फोर्थ पावर, आंसर आएगा 16:1. So this is your answer. Are things clear? Yes, sir.
So at last, you can just put up the answer like this: E1 by E2 is equal to 16:1. So this is your answer. It's that much straightforward. ठीक है, सिर्फ एक आध दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना है, बाकी तो सीधा सीधा है, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेट्स टेक द अनदर वन. कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी एट. नाउ हियर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कंसिडर्ड. अब पहले क्वेश्चन में कोई सराउंडिंग का टेम्परेचर कंसिडरेशन में नहीं था. अब आप मुझे फटाफट बताएंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स क्या क्या है. इसका क्या है? 1100. 11. इसका क्या है? 700. 700 केल्विन. और ये 27 का मतलब कितना हो गया? 300. 300. अब आप रिकॉल करें कि जब हम सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में बात कर रहे होते हैं तो ये रेट ऑफ लॉस इमिशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴. समझिए बात को. ये सुनो, Yes, sir. प्रोपोर्शनैलिटी लगाई मैंने. अब यहां अगर प्रोपोर्शनैलिटी ओपन करता हूं मैं तो आई विल बी गेटिंग E, A, सिग्मा एंड ऑल दैट. ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे. अब चूंकि सिर्फ कंपैरिजन करना है, सो इट विल गो लाइक दैट. चलिए बताइए अब क्या लिखना चाहिए हमें. E1 अपॉन E2 इक्वल, पहले केस में लेना पड़ेगा T1⁴ माइनस T⁴ एंड देन डिवाइडेड बाय T2⁴ माइनस T⁴. So you will be getting E1 by E2 is equal to, बताइए क्या करें? सुविधा क्या करें, फटाफट बोलें. यस, माइक जरा ऑफ रखें किसी का. क्या करना चाहिए? T1 मतलब ये वाला टेम्परेचर ले लेते हैं 1100. तो इसे बच्चों में ऐसे लेता हूँ 11⁴ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 7⁴ माइनस 3⁴. अब आप बोलेंगे सर वो बाकी के जीरो जीरोस कहाँ गए? तो बेटा 1100 के 2 जीरो, ये 700 के 2 जीरो, ये 300 के दोनों जीरो मैंने कॉमन ले लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया. Yes. ठीक है ना. तो द वे वी कैलकुलेट इसको जरा याद रखिए. और यूजुअली नंबर्स ऐसे ही आते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में ये बात हो रही होगी. आमतौर पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें नंबर्स ऐसे ही आते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को परेशान करना कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई भी आड़ा टेढ़ा नंबर दे दें और फिर फोर्थ पावर निकालते बैठो उसकी. ऐसा तो नहीं होगा ना. ठीक हो गया. So if you just continue, so it will look like E1 by E2 is equal to 11⁴ कितना होता है? 14641. 121 into 121 है ना. आपने कैलकुलेट किया, कितना है आंसर? 641. 14641 माइनस 3⁴ 81. करेक्ट जा रहे हैं? Yes. 7⁴ 49 into 49. 7⁴ कर 2401. 2401 माइनस 81. चलिए इनका डिफरेंस बता दें एंड कीप दैट रेशियो एज इट इज. डिफरेंस बता दें इनका. बोलिए. 14560 upon 14560 डिवाइडेड बाय, इसमें से 81 निकाल दें. 2320. सो यू कैन हैव लिटिल सॉल्यूशन पॉसिबली. इसको काट दें. अगर कुछ छोटा नंबर आ सकता है तो छोटे नंबर को अपटेंड करें. दैट्स इट. देखिए कितना आता है पॉसिबली, अगर कर सकते हो तो. 6.27. और कीप इट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. और छोटा सिंप्लीफाई करें और छोटा सिंप्लीफाई करें और रेशियो के फॉर्म में इसको रहने. ठीक. लेट्स टेक अनदर वन. इसमें भी कंपेयर करने के लिए बोला है 527 127 27. तो पहले तो बताएं ये 527 कितना होने वाला है? 800. 800 हो जाएगा. ये कितना होगा? 127. 400. 400. ये हो जाएगा 400. और ये कितना होगा? 300. 300. वेरी क्विकली अगर हम करते हैं तो E1 by E2 इक्वल, बोले फटाफट क्या लिखना चाहिए?
T1 raised to 4 minus T0 raised सब to गया, 8 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4, 4 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4, दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम तेज हो गया। yes यही करना है ना बेटा, यही करना है ना, यही करना है। ठीक है, इस चीज को हमने T1 बोलना है, इस चीज को हमने T2 बोलना है, और ये जो है हमने इसको T0 बोलना है। ठीक, और मैंने वैसे ही पहले जैसे किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में से दोनों जीरोस लेके उसको मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ इट लुक्स लाइक क्वाइट सिंपल। 64 इंटू 64 हो जाएगा ये वापस से 81 हो रहा है, ये भी 81 हो रहा है, और ये 416 इंटू 16 हो जाएगा 256। देखें इसका रेशियो क्या आता है, निकालें। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर अपने थियोरी पेपर्स में देखने को मिलेंगे, और वो भी 2-3 मार्क्स के लिए आते हैं कभी कभी। तो आइए थोड़ा और अलग वैरायटी से देखते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द रेट। तो यहाँ पे ना आपने हमेशा यूनिट की तरफ ध्यान देना है बेटा। वैट पर मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? वैट पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया क्यू ए टी, ये सारी चीज हो गई। क्यू ए टी ये पूरा फैक्टर हो गया बेटा, क्योंकि वैट जो है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया, तो वैट मतलब क्यू बाई टी हो गया, और फिर नीचे पर मीटर स्क्वायर है मतलब एरिया भी ले लिया इन्होंने। बात समझ आ रही है आपके? yes तो अब जरा आप सोचें, यहां कोई सराउंडिंग टेम्परेचर की तो बात नहीं हो रही है, तो हमने सीधे सीधे लिखना है E एंड देन सिग्मा एंड देन T रेस टू 4। अब ये चीज हो गई Q डिवाइडेड बाई AT। E तो हो गया 1। सिग्मा हम सब लोग जानते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट के हिसाब से 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू टेम्परेचर हमें निकालना है, तो लेट्स कीप T रेस टू 4 एज इट इज। अब ये जो फैक्टर है ना, ये पूरा हमको गिवन है। कितना गिवन है ये? 5.67 5.67 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 1 मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू T रेस टू 4। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो T रेस टू 4 इज इक्वल टू 5.67, 5.67 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे no बचा 12, T रेस टू 12। yes So if you just continue T, then it will become 10 to the power 3। दोनों साइड की पावर को 4 से डिवाइड कर देना आप। इधर की पावर को भी 4 से डिवाइड करो, इधर की भी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। हम ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक हो गया? सो ये T हो गया 4 की पावर से डिवाइड करने से, और 12 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो आंसर 3 आ गया। मतलब सिंपल है कि यहाँ टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन। आगे बात समझ में? yes sir. ओके, लेट्स टेक अनदर वन। लैंप ऑफ 100 वैट। ये जो चीज है ना 100 वैट, इसे जरा आप रियलाइज करें बेटा। ये 100 वैट का मतलब Q by T आप में ये Q बाई टी हो गया। लूजेस रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सरफेस एरिया, तो ये हमको इसने सरफेस एरिया दे दिया A, ये हो गया A। कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी या इमिशन ये भी बता दिया इसने हमको, ये बता दिया E। तो अब टेम्परेचर निकालना है, एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ सिग्मा। नाउ इट्स जस्ट वेरी सिंपल एस्पेक्ट, आप ऐसे कर लें Q बाई टी इज इक्वल टू E A सिग्मा T रेस टू 4। क्या कहते हो, सही लिखा मैंने? देखिए फॉर्मूला सही लिखने आना चाहिए, बाकी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आ गया ठीक से? तो ये Q बाई टी कितना हो गया? 100 100, वेरी गुड। E का वैल्यू कितना है? 0 0.5। एरिया कितना है? 2। सिर्फ 2 नहीं लेंगे, यूनिट पे ध्यान लगाएं, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, -2 उसका स्क्वायर है इसलिए -4। सिग्मा का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं, दैट इज 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 इनटू द फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वी जस्ट हैव टू डिटरमाइन। तो T रेस टू 4 हो गया ये। अब ये 0.5 तो निपट गया, ये -8 और -4 -12 ये गए नीचे, नीचे से गए ऊपर, दैट विल बिकम -14। So you may get it something like this, T raised to 4 is equal to
10 to the power 14 divided by 5.67. Just get me the number of 5.67 इनवर्स. 5.67 का इनवर्स करें कितना होता है बताएं. 1/5.67 देखें कितना होता है. 0.176. तो ये आ रहा है 0.176 इंटू 10 टू द पावर 14. ठीक. नाउ मेक 10 टू द पावर सॉरी t रेज टू 4 इज इक्वल टू, इसे ऐसे कर दें 1760, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर यू डू, मैंने डेसिमल कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 और 4 बार डेसिमल शिफ्ट किया, तो ये 10 टू द पावर 10 हो जाएगा. 10 टू द पावर 10 हो जाएगा. Yes. तो ऐसे नहीं करें, 2 और जीरोस लगा दें, या 1 सेकंड रुकें, 12 करें इसको, 12. ठीक है ना, 2 और जीरोस लगाने से बेटर इसको 12 कर दें. तो इसे कर दें 17.6 इंटू 10 टू द पावर 12. अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, मैंने 10 टू द पावर 10 क्यों नहीं लिया. तो यहां मुझे ना t रेज टू 4 हटाना है, ये बात आप समझें. मतलब मुझे 2 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. ठीक है ना, 2 बार स्क्वायर रूट करूंगा तो फिर 1/4 पावर आ जाएगी ना. Yes. 2 बार स्क्वायर रूट करना. आप सोचो अगर मैंने इसको 10 टू द पावर 10 किया होता तो पहली बार स्क्वायर रूट करने पे आंसर क्या आता, 10 टू द पावर 5. और फिर 10 टू द पावर 5 को और एक बार स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा. अब तो आधा नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता ना 10 टू द पावर 2.5, नहीं बोल सकता ना. तो ऐसे पावर्स को हमेशा प्रेफर करें जिसका 2 बार स्क्वायर रूट करना पॉसिबल हो. तो अब आपने क्या करना है, 17.6 का पहली बार स्क्वायर रूट करना है और बताना है आंसर क्या आता है. 17.6, आई गेस इट विल गो 4.2. 16 से थोड़ा ज्यादा है तो 4.2 के आसपास आ जाएगा ये. Yes. तो इसका आंसर हो गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6. ये फर्स्ट टाइम मैंने स्क्वायर रूट किया तो आप नोटिस करें टेम्परेचर का 4th पावर घट के हो गया सेकेंड ऑर्डर टू द पावर 2 हो गया. अब एक और बार स्क्वायर रूट करें तो ये हो जाएगा t. अब 4.2 का एक और बार स्क्वायर रूट करें तो आई मे कंसिडर दिस 2.1. 2.0. ठीक है, 2.1 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर दिस टाइम 3. ठीक, तो क्या हम बोल दें भाई टेम्परेचर इतना है 2100 केल्विन इन अप्रोक्सीमेशन, नॉट इन एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं लिया. अब जैसे आप इसका 2.1 का स्क्वायर रूट, सॉरी 4.2 का स्क्वायर रूट कितना बता रहे हो, 2.03 बता रहे हो है ना. तो 2.03 अगर हम लेते हैं तो ये एक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा 2030. Yes. बट इट्स ओके, ठीक है, इन अप्रोक्सीमेशन ठीक है. कैलकुलेशन तो हम रफली कर सकते हैं, अगर एमसीक्यू है तो हम उसे मैनेज कर पाते हैं, अंदाजा निकाल सकते हैं, बराबर है ना. Yes, sir. तो ये आइडिया क्लियर हुई आपको कि कैसे आपने इसको हैंडल करना है. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Two spheres of same material having diameters in the ratio 2:1 are maintained the same temperature and kept in the same enclosure. Compare their rate of loss of radiation. तो यहाँ बात सिर्फ एरिया की है. ठीक है, तो रेट ऑफ लॉस की जब बात होती है तो लेट मी जस्ट रिकॉल यू, ये हमने ऐसे लिखना है E A सिग्मा और ये T रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग को भी उसने रेफर किया. आप देखें ना, उसने बोला बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों बॉडीज के लिए ये ब्रैकेट सेम होगा. सेम मटेरियल बोला तो ये इमिजिविटी, ये ई फैक्टर जो है ये भी सेम होगा. सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों के रेट ऑफ लॉस डिपेंड किस पे कर रहा है, Area. एरिया पे. तो मैं खास ना इस चीज को एक नया नाम दे देता हूं, इसको मैं आर लिखता हूं, रेट ऑफ लॉस, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. तो क्या हम ऐसे लिख लें आर प्रोपोर्शनल ए, बात खत्म कर दें. तो R1 डिवाइडेड बाय R2 रेट ऑफ लॉस फॉर फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय सेकंड बॉडी इज इक्वल टू A1 बाय A2. अब एरिया कैसे लिखते हो आप,
स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिंपली ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे आप लोग बड़े खतरनाक हो, इधर का R1 उधर का R1 काट दोगे। नहीं नहीं नहीं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसको आर नहीं बोलते हैं। लेट्स राइट दिस इक्वेशन एज dq by dt for the first body divided by dq by dt for the second body। अब ठीक है, नहीं तो तुम इधर उधर आर काट दोगे, फिर 4 पाई भी काट दोगे, फिर क्या सब 1 बराबर 1 कर दोगे तुम। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. अच्छा अब देखें, ये 4 पाई तो कट गया। अब देखें, इसने हमें डायमीटर का रेशियो बताया 2:1, तो डायमीटर का रेशियो अगर 2:1 है तो रेडियस का रेशियो भी 2:1 होगा। मतलब R1 by R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/1। तो सिंपली इक्वेशन ऐसी हो गई ना, dq by dt रेट ऑफ लॉस फॉर द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय dq by dt रेट ऑफ लॉस फॉर द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 2:1 का स्क्वायर। क्या कहते हो? 4/1। Yes. You'll be getting an answer 4/1। See how the questions are made. They are just very straightforward, very straightforward. Let's go to the next one. A body of surface area 10 centimeter square and temperature is given to us 300 joule emit करता है per minute। Make sure to understand this, per minute। Find its emissivity, E निकालना है। The first thing I just want to confirm here that ये वाला टेम्परेचर आप सही करो, कितना लिखोगे? 1000. यस, आप इसको कर दोगे 1000 केल्विन, या जरूरत पड़ने पे आप इसको लिख दो 10⁻³ केल्विन। ठीक है, नाउ यूज द सेम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करो। dq by dt is equal to E A sigma T raised to 4। No surrounding temperature has been discussed। कोई सराउंडिंग टेम्परेचर की बात नहीं हुई है, तो विल जस्ट यूज T raised to 4। सराउंडिंग ऐसा वर्ड भी अगर आ जाता ना तो हम वहां पे कुछ मैनेज कर लेते, भाई रूम टेम्परेचर 27 ले लो, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने, तो हम सीधा लॉ यूज करेंगे, माइनस वाला लॉ यूज नहीं करेंगे। बात आ रही है सबको समझ में? Yes. अब देखिए, जो dq का वैल्यू है ना वो तो 300 हो गया बेटा, फिर टाइम कितना है? Minute. मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60। बात आई समझ में? E एरिया 10, सिर्फ 10 लिखेंगे, 10 टू द पावर लिखेंगे, -4. -4 सिग्मा 5.67 10 to the power -8 into corresponding temperature 10 to the power 3 raised to 4। ठीक है, Yes. अब आप देखें इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर अननोन है और वो ई है, और वो आप निकालेंगे। मैं उसमें कैलकुलेशन में नहीं उलझूंगा, तो आप इसका कैलकुलेशन पूरा करेंगे और ई का वैल्यू निकालेंगे। हाँ, ये सिर्फ मुझे बता देंगे 10 to the power 3 to the power 4 क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा नंबर? 10 to the power 12. Yes, that will get converted into 10 to the power 12। I hope you will manage it। The energy of 6000 joule is radiated in 5 minutes by a body of surface area this much। Find emissive power of the body, मतलब टोटल emissive power ही निकालना है। तो आपको याद होगा बच्चों, emissive power जो है ना वो ये होता है Q डिवाइडेड बाई AT। क्या कहते हो? सही है? Yes. कितना एनर्जी निकला? 6000. 6000। कितने एरिया में से? 100 centimeters square. 10 to the power -4। कितने टाइम में? 5 minutes. 5 मिनट, मिनट में नहीं करते हैं, 5 into 60। ये मिनट हटाना पड़ेगा, 5 into 60 करना पड़ेगा। हाँ. तो सिंपली आप देखें, ये 1 0 2 0 3 0 और ये तीनों 0 कैंसिल, ये 6 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया 10 to the power +4, न्यूमरेटर से ऊपर आया एंड देन डिवाइडेड बाय 5। ठीक, ऐसा नो? Yes. 2000.
So if you solve it, you'll be getting an answer of 2000 make a unit joule per second मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? Yes. चलिए थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मतलब ये चैप्टर एंड हो जाएगा आज। कुछ एक क्वेश्चन अगर हमारे बाकी भी रह जाते हैं तो आई यू मे कंसिडर दैट इन होमवर्क। अ मेटल क्यूब हैज ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, loses all its energy at the rate of 3000 watt। यूनिट पे ध्यान दें, जब ये वैट ये वर्ड यूज कर रहा है ना तो ये पावर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो 3000 दिया गया है ये Q बाई टी है। समझे बात को? इमिजिबिलिटी गिवन है और हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना है। अब इसमें एरिया पे हम लोग आके अटकेंगे। तो बच्चों ये मेटल का क्यूब जो है ना, ये क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर है। तो जरा सोचे तो कि भाई इसका एरिया कैसे निकालें। तो आंसर है एरिया इज इक्वल टू 6L²। अब बोलेंगे 6 कहां से आ गया? बच्चों ये जो एक एरिया है ये तो L² हो गया, एक सरफेस। अब ऐसे क्यूब में टोटल कितने सरफेसेस होंगे? 1, ये पीछे का 2, ये ऊपर का 3, ये नीचे का 4, इधर साइड का 5, उधर साइड का 6, इसलिए 6L²। समझे बात को? Yes. अब बताएं क्या लिखना चाहिए। तो हमें लिखना चाहिए dq बाई dt इक्वल ई ए सिग्मा एंड डायरेक्टली टेम्परेचर रेज टू 4। नो सराउंडिंग टेम्परेचर हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक। सो ये dq बाई dt ये पूरा फैक्टर ही बच्चों 3000 है। ई का वैल्यू है 0.4, ये 6 इंटू 1 का स्क्वायर, बिकॉज साइड लेंथ इज 1, तो ज्यादा कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ा। इनटू सिग्मा फैक्टर is 5.67 into 10 to the power minus 8 and temperature that is T raised to 4 which we are supposed to determine. Rest is rest is with you. अब यहां आके अटके नहीं, T raised to 4 है तो एंड पर T raised to 4 के लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे आप, आगे कैसे बढ़ोगे बताएं? ये तो हो जाएगा आपका T raised to 4 का T raised to 4 is equal to so and so, ये आ जाएगा। आगे कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे? 2 बार स्क्वायर। हाँ 2 बार स्क्वायर रूट करोगे। लेकिन जब आप टू टाइम्स स्क्वायर रूट करने वाले हो तो 10 की पावर को हमेशा ऐसे ऑर्डर में रखना जिसको 2 बार हाफ किया जा सकता है। Yes. ठीक है, बाकी नंबर का स्क्वायर रूट तो हम लोग बना लेंगे। क्लियर है बात? Yes sir. कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में पूछा है तो पहले 1 सेकंड का निकाल लें, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो Yes. पहले ये निकालते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं ना ये ऐसा होगा E A सिग्मा एंड देन T रेज़ टू 4। अब यहां ब्लैक बॉडी की बात चल रही है तो E1 हो जाएगा। ये वाला टेम्परेचर 227 मतलब कितना लेना है इसको? 500. यस, इसको लेना है 500। सो आइए एनर्जी रेडिएटेड पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया dq बाई dt, ये 1 इंटू एरिया 100 सेंटीमीटर का कन्वर्जन 10 टू द पावर -4 सिग्मा दैट इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 2 रेज टू 4। मैंने टेम्परेचर को 500 लिखने से ज्यादा प्रेफर किया कि 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखूं, Yes. क्योंकि देखो ये 5 का 4th पावर अगर मैं करूंगा ना तो 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। फिर 10 टू द पावर 2 का अगर मैं 4th पावर करूंगा 10 to the power 8. तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर 8। आ रहा है समझ में? Yes. सो दैट वे द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। तो ये पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 यहीं से निपट जाएगा। बाकी कैलकुलेशन पूरा करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एट लास्ट आपको क्या करना है, पर मिनट निकालना है, इसलिए आप ये जो भी नंबर आएगा उसको आप क्या करोगे, Multiply by 60. मल्टीप्लाइड बाय 60 करोगे, बिकॉज फिलहाल जो कैलकुलेशन कर रहा है वो पर सेकंड में चल रहा है, तो हमें उसे फाइनली लास्ट में 60 से मल्टीप्लाई करना है।
एंड देन यू आर डन विथ। मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कोई ऐसा मतलब छोड़ रहा हूँ इन द सेंस सॉल्यूशन बता के उसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, तो कर पाएंगे ना आप? Yes, sir. Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area. Same. No need to discuss. Correct? Yes. Okay. बॉयज हैं कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं बॉयज को? यस, हेलो, बॉयज हैं कि नहीं इसमें? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो बता रहा है कि एक 60 वैट फिलामेंट है, लूजेस ऑल इट्स एनर्जी बाय अ रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, इमिसिविटी 0.5 है, एरिया गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। आप जान रहे हैं ये 60 वैट का मतलब क्या हो गया? Q by T. ये क्यू बाई टी हो गया। ये चीज क्या हो गई? ई। ये वाली चीज क्या हो गई? ए, A. है ना? और क्या बचा? सिग्मा। सिग्मा बोला नहीं है लेकिन हमें पता है ना, टेम्परेचर निकालना है। सो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन बाय लाइक दिस, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेज टू 4। लेट मी जस्ट रीराइट हियर 60, ई का वैल्यू 0.5, एरिया 5 इंटू 10 टू द पावर -5, sigma that is 5.67 into 10 to the power -8 into corresponding temperature। निकाल पाओगे? Yes, sir. लास्ट में t रेज़ टू 4 कैसे हैंडल करोगे? 2 बार स्क्वायर और 10 की पावर। हाँ, 2 बार स्क्वायर रूट करना और 10 की पावर ऐसी रखना जिसे हम 2 बार हाफ कर सकें। ठीक है ना? ऐसे 5, 3, 9 ऐसी मत लाना, बराबर इवन नंबर ले आना ताकि हम उसको 2 बार हाफ कर सकते हैं। ठीक है? Yes. Compare the rate of loss of heat from the metal surface 827, 427, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27। पहले तो बताएं ये 827 कितना हो रहा है? 1100. 1100 केल्विन 273 ऐड करेंगे, 427 कितना हो रहा है? 7. 700 केल्विन, ये कितना हो रहा है? 300. 300। ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। डायरेक्ट बताएं, कौन बोलेगा डायरेक्ट? याद करें, ऐसे ऐसे होता है, देखें, टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। डायरेक्ट बताएं अभी क्या क्या आएगा? 11 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4, 7 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4। जीरोस जो हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए गए। ठीक है? Yes. ओके। आइए एक और देखते हैं। Assume that the temperature of the surface of sun is 6000 Kelvin. Find out the size of a virtual star. साइज मतलब हम उसका एरिया या उसका रेडियस कंपेयर कर सकते हैं। Whose surface temperature is 3000 Kelvin and power radiated by the virtual star is 25 times the power radiated by the sun. तो Q by T by a star is equal to 25 times of Q by T by sun. This is what the condition is given to us. ठीक है? Yes or no? Yes, sir. अब बताएं Q by T को हम लोग क्या लिखते हैं? E एरिया ऑफ स्टार, ठीक है, सिग्मा टेम्परेचर ऑफ स्टार रेज टू 4, दूसरे साइड में E एरिया ऑफ सन, सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सन रेज टू 4। आप देखें इसने बोला कि हमको दोनों को ब्लैक बॉडी कंसिडर करना है, तो E दोनों साइड से कट गया, सिग्मा वैसे भी कांस्टेंट है तो कट गया। सो एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सन इक्वल्स टेम्परेचर ऑफ सन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार पावर 4। क्या कहते हो, सही हुआ? Yes, sir.
अब इन टेम्परेचर्स को ध्यान से देखना, ये केल्विन में कन्वर्टेड है, क्या न्यूमरेटर में आने वाले जीरोस डिनोमिनेटर में आने वाले जीरोस निपट गए? Yes. तो अगर बहुत केयरफुली आप इस चीज को देखते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सन इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या कहते हो? Yes. जीरोस कैंसिल हो गए भाई, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या आंसर आया? 16. तो क्या फाइनल ऐसे लिखें, सरफेस एरिया ऑफ दैट वर्चुअल स्टार इज इक्वल टू 16 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ सन? आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब देखो कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ये फला प्लैनेट इतना बड़ा है कंपैरेटिव टू सन, वो सन से इतना 2000 गुना बड़ा है, 3000 गुना बड़ा है, 5000 गुना बड़ा है। ये क्या हमने क्या जाके डायमीटर मेजर करा था क्या टेप लेके गए थे क्या हम? आ गया समझ में कैसे मेजर करते हैं? Yes, sir. टेम्परेचर का खेल है पूरा, उस सन से या उस प्लैनेट से आने वाले सारे रेडिएशंस को कैच करते हैं, कितना इमिशन है उसका, फिर उसको किसी स्टैंडर्ड नोन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसके कंपैरेटिवली देखते हैं कि उसका साइज कितना है। समझ रहे हैं? Yes, sir. ये जो एस्ट्रोफिजिक्स होता है, मतलब खास चांद सितारों के बारे में जिसमें बात होती है, एस्ट्रोनॉमी, वो वाली नहीं एस्ट्रोनॉमी नहीं बोलना चाहिए मुझे, खास जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात होती है, साइजेस, टेम्परेचर, डिस्टेंसेस, ये जो चीजें हम लोग निकालते हैं ना, इसमें ये जो स्टीफेंस लॉ है, या फिर कल जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी कल ही हम लोग स्टीफेंस लॉ पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और नहीं कल तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वीन्स लॉ पढ़ रहे थे, आज का जो स्टीफेंस लॉ है, ये सारी चीजें इसमें बड़ी क्रूशियल हैं। बिना उस जगह पहुंचे, बिना उसे किसी फिजिकल फॉर्म में टच किए, हम उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, रेडिएशंस की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, साइजेस निकाल रहे हैं, एनवायरमेंट की कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल है। आ रहा है आपकी समझ में डिटेल में? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक 5-10 मिनट में लेक्चर को थोड़ा स्ट्रेच करूंगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आज मैं कवर कर लूं। Now two black metallic spheres of radii 4 and 1, temperatures 2000 and 4000, will have ratio of energy radiated as। तो यहाँ बस एरिया और टेम्परेचर का कंपैरिजन करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ब्लैक बोला है मतलब ई का वैल्यू भी हम लोग 1 ही लगा देंगे, सिग्मा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर टाइम को कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे, मतलब देखें हम लोग ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T⁴ इनटू एक्स्ट्रा फैक्टर T। तो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से बात करोगे ना, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, तो क्या ये ऐसी हो गई T⁴, क्या कहते हो? Yes. अब देखें, पहली बॉडी, दूसरी बॉडी, पहले वाले का एरिया 4 पाई उसका करस्पॉन्डिंग रेडियस, दूसरा वाला 4 पाई उसका करस्पॉन्डिंग रेडियस, इनटू पहले वाले का टेम्परेचर 2000, दूसरे वाले का 4000, ये पावर हो गई 4th। सही हो गया, कट गया, Q1/Q2 इक्वल, पहले वाले का रेडियस है 4, दूसरे वाले का है 1, 16/1 इंटू जीरोस कैंसिल हो गए, 1/2, ओवरऑल 1/16, 1:1। क्या कहते हो, सही आया? यस, समझ गया ठीक से? Yes, sir. ओके, देखें आपको अगर कुछ डाउट आता है तो बता दें जल्दी से। अच्छा ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तेजी से बता दें आप, ये कितना हो रहा है? 473. ये कितना हो रहा है? 6.
और ये कितना हो रहा है? 300. नेट लॉस ऑफ हीट का कंपैरिजन बताएं। D. देखते ही समझ में आना चाहिए। D. टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4, Yes. देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ओके, लेट्स टेक अनदर वन। Two spheres made of same material have radii in the ratio 1:2. Both are at the same temperature. Ratio of heat, radiations, energy emitted per second by them. तो अब दोनों का टेम्परेचर भी सेम बोला है, सेम मटेरियल बोल मतलब ई भी सेम बोला है। ठीक, तो ये जो फैक्टर होता है ना Q बाई टी, ये आता है ई ए सिग्मा टी रेस टू 4। अब क्या क्या सेम बोला उसने? E. मटेरियल, तो ई सेम हो गया। फिर उसके बाद उसने साफ साफ बोला टेम्परेचर, तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, मतलब ये और ये रिलेशन में आ गए। एरिया Hmm. क्या कहते हो? तो फिर क्या लिखें? Q बाई टी फॉर द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय Q बाई टी फॉर द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू, पहले वाले में कैसे लिखोगे आप? 4 pi R1 4 square. पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए लिखोगे आप 4 पाई R2 स्क्वायर। अब R1 बाई R2 1:2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया? Yes, sir. चलिए यहाँ एक और देखते हैं। थोड़ी देर एक्स्ट्रा ठीक है ना, चलेगा ना? एक 10 मिनट। यस, सो दैट वी कैन फिनिश विद दिस, और अलग से कोई खास लेक्चर लेने की जरूरत नहीं रहेगी फिर इस पर। Now, two spherical black bodies of radii R1 and R2 with the surface temperatures T1 and T2 respectively radiate the same power. तो फिर R1 R2 का रेशियो क्या होगा? अब सेम पावर बोला है, तो इसका सीधा मतलब यही माना जाएगा बच्चों कि Q by T, sir. Q by T for the first is same as that of Q by T for the second. अब Q by T क्या होता है? E A सिग्मा एंड देन T रेस टू 4 इज इक्वल टू E A सिग्मा एंड देन T रेस टू 4। तो यहाँ पे मुझे E1 T1 A2 T2 लगाना पड़ेगा। अब ब्लैक बॉडीज हैं तो ये दोनों के ई कट गए, 1 1 हो गए। सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो जस्ट टेक अ रेशियो A1 बाई T2 विल बिकम इक्वल टू T2 बाई T1 बट रेस टू 4। 4. अब A1 कैसे लिखोगे आप? 4 pi 4 R1 पाई square. R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 रेस टू 4। 4 पाई फैक्टर कट गया, एक बार स्क्वायर रूट कर दो, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 रेस टू 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ये रहा आपका आंसर। अब इनफैक्ट इसे याद रखना चाहिए, अगर कोई जनरल क्वेश्चन इस लेवल पे पूछा जाता है डेटा के साथ, ठीक है, बाकी चीजों को सेम रखते हुए, तो वी मे जस्ट डायरेक्टली अप्लाई दिस कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. आइए एक और देखते हैं। A rectangular surface of area 8 into 4 centimeter of black body at a temperature of 127 degrees Celsius emits energy at the rate of E per second. If now the length and breadth of the surfaces are each reduced to half. तो बच्चों इस चीज में बहुत हमें केयरफुल होना है। जो पहले वाला एरिया है वो है 8 इंटू 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं दूसरे वाला एरिया कितना है? 4 इंटू 4. 2 4 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। वाई आई एम टेकिंग आराम से माइक ऑफ रखें प्लीज। वाई आई एम टेकिंग 4 इंटू 2? बिकॉज यहाँ पे हमको साफ साफ बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ को हमने करनी है हाफ, तो 8 विल बिकम 4 एंड 4 विल बिकम 2, तो सरफेस एरिया चेंज हो गया। अच्छा, पहले टेम्परेचर कितना था? 127, विच मीन्स 400 केल्विन। 273 ऐड करते हैं हम सब लोग जानते हैं। बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? 373, विच मीन्स 600 केल्विन।
अब रेट ऑफ इमिशन क्या है ऐसे पूछ रहा है ये। तो सिर्फ दो चीजें बदली गई हैं, एरिया और टेम्परेचर। सो प्रॉपर कंडीशन आप अगर ठीक से देखोगे इसकी, प्रॉपर कंडीशन रेट ऑफ इमिशन का मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेटा Q बाई टी। तो ये हो जाएगा ई ए सिग्मा T⁴। अगर आप इसे फर्स्ट बॉडी के लिए लगा रहे हो तो ये एरिया और ये T1। इसी तरीके से अगर आप इसे सेकंड बॉडी के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा ई सेकंड सिग्मा एंड देन T⁴। बस अब कंपेयर करें आप, तो ये जो फैक्टर है ये वाला, इसको इसने क्या बोला है, इसको इसने बोला है ई। बात समझे, क्या बोला है इसने इसको, ई। तो क्यों ना इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ई डैश। एंड नाउ टेक अ रेशियो ई डैश डिवाइडेड बाई ई इक्वल्स, ई और सिग्मा फैक्टर कट गया दोनों साइड से, स्मॉल ई और सिग्मा फैक्टर। तो क्या ये ऐसा नजर आएगा, A2/A1 इंटू T2/T1⁴। क्या कहते हो? Yes. So this will become E dash upon E is equal to A2/A1. It's just half. ठीक हो गया? 8/32 है सर। अरे 16, हाँ सही तो है, हाफ होगा ना। नहीं, 4 × 2 8। किसके बारे में बोल रहे हो? 8 तो A2 is 16, 8 आना सर। A1 is, अरे हाँ यहाँ मल्टीप्लीकेशन मैंने गलत किया, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया 4 × 2 8। तो ये हाफ नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 1/4। 4। ओके, ये 1/4। अब टेम्परेचर्स को देखें, 400 600, जीरोस तो वैसे भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। 6/4, 6/4 यानी कि 3/2। 3 का मैं फोर्थ पावर लेता हूं तो 81। सही जा रहे हैं? यस। और 2 का फोर्थ पावर अगर मैं लेता हूं तो 2 × 2 4, 4 × 4 16। ठीक हो गया? अरे हाँ या ना? यस। तो क्या हमें फाइनली ऐसे मिल रहा है ई डैश अपॉन ई इज इक्वल टू 81/64। देयरफॉर वी मे क्लेम ई डैश इज इक्वल टू 81/64 ई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी। डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए तकरीबन मैंने आपके सामने अराउंड 20 क्वेश्चंस रखे हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई चलो बहुत सारा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं। एक प्रॉपर फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आ गया, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन आपको करने आ गया, यू विल मैनेज ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन। एक लास्ट देखते हैं देन विल स्टॉप। अच्छा, विद दिस न्यूमेरिकल आई विल से दैट कि ये चैप्टर अपना एंड हो जाता है। और जो कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बचे होंगे, 4 न्यूमेरिकल बच जाते हैं 21 से लेकर 24, आप अपने लेवल पे उसको ट्राई करेंगे। और सोलार कांस्टेंट और टेम्परेचर ऑफ सन का एक एडिशनल आर्टिकल मैंने रखा है, वो सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के तौर पे पढ़ें, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस डायरेक्टली। जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो स्टीफेंस लॉ और वीन्स लॉ पर ही आते हैं डायरेक्ट, या फिर रेडिएशन स्पेक्ट्रम आते हैं। तो विद दिस हम ये कहते हैं कि रेडिएशन वाला यूनिट अपना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कमिंग लेक्चर में होपफुली वी विल बी स्टार्टिंग विद थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन दिस क्वेश्चन। A solid copper cube of edge 1 centimeter is suspended in an evacuated enclosure. Its temperature is found to fall from 100 to 99 degrees Celsius in 100 seconds. तो 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका, और इट इज जस्ट हैपनिंग इन 100 seconds. So let me draw the situation. ये कुछ ऐसा क्यूब है, लेट्स से। अब आप देख रहे हो कि इसके टेम्परेचर में फॉल हो गया 100 से 99, और उसका टेम्परेचर फॉल करने के लिए हमको टोटल 100 सेकेंड लगते हैं। Now another solid cube of h 2 सेंटीमीटर, मतलब अब इस बार हमारे पास बड़ा क्यूब है, तो उसकी जो साइड लेंथ है वो बढ़ गई है, तो अब बड़ा क्यूब आ गया।
सेम कंडीशंस एग्जैक्टली वैसे ही इसका भी टेम्परेचर आपने 100 से 99 करना है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा, ये अप्रोक्सीमेटली इसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ हीट को लॉस किया होगा क्या? नहीं, नहीं, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस नहीं करेंगे। टेम्परेचर भले दोनों का सेम चेंज हुआ है, लेकिन दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस नहीं किया होगा, ये पक्की बात है। क्यों, जरा सोचो। एरिया अलग। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसका मास कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसके पास हीट ज्यादा कंटेंट में रही होगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इसका चेंज होता है तो इसने बहुत ज्यादा हीट निकाली होगी अपने अंदर से। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसने कितनी हीट इमिट की और इसने कितनी हीट इमिट की। अब इस हीट इमिट को फाइंड आउट करने के लिए मैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखें, स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं, यहां ऊपर मेंशन कर रहा हूं, किनारे देखें, C इज इक्वल टू ये ऐसे अमाउंट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे ही करते हो ना। तो इस हिसाब से देखें, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। सही हो गया फॉर्मूला? यस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट केस C इंटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो 1 है, बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 है। यस। अब केयरफुली आप मुझे बताएं कि सेकंड स्टेज में क्या होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा? डेंसिटी तो वैसे ही आएगी, कुछ नया वॉल्यूम आएगा C इंटू, इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस बड़े वाले क्यूब के लिए। ठीक। यस सर। अब जरा सोचो बच्चों, इसका जो साइड लेंथ है वो 1 1 1 है, तो V1 इज जस्ट 1, और इसका जो साइड लेंथ है ये 2 2 2 है, तो V2 इज इक्वल टू 8। यस। समझे बात को आप? तो यहां हमें पता चला कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू, ये 1 है, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू C, बस इतना ही बचा। और यहां बताओ तो 8 C 8 8 इंटू C, सही जा रहे हैं? यस। 8 इंटू C। अब देखिए, इनका कंपैरिजन अगर आप करोगे ना बच्चों, तो आपको एक सिंपल सा रिलेशन मिलेगा कि डेल्टा Q2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा Q1। क्या कहते हो? यस। यस, है यस। समझ? यस और नो? यस। बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस कि कितना हीट इसने निकाला और इसने कितना हीट निकाला। पहली बात तो मैंने ये गलतफहमी आपकी दूर कर दी कि आप ऐसे ना सोचें कि इसको भी 100 से 99 पे आना है और इसको भी 100 पे 99 आना है, तो दोनों ने सेम हीट इमिट करी होगी। नहीं, इसने 8 टाइम्स हीट ज्यादा इमिट करी है 1 के मुकाबले में, देखा? अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो हमारा DQ का फॉर्मूला है, या डेल्टा Q लिखता हूं मैं फिलहाल उसको, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये क्या कहता है? E A सिग्मा T⁴, यही कहता है ये। यस। अब जरा केयरफुली आप ऑब्जर्व करें तो दोनों कॉपर के हैं, तो दोनों की इमिसिविटी सेम हो गई दोनों के लिए ये सिग्मा फैक्टर तो कांस्टेंट होगा, कि तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, तो सभी के लिए कांस्टेंट होता है। और दोनों का टेम्परेचर चेंज भी सेम ही है, मतलब ये T⁴ फैक्टर भी सेम ही है। यस और नो? यस। तो फिर dQ/dt का प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगा? एरिया। एरिया के साथ। वेरी गुड। सो ये हो गया dQ/dt प्रोपोर्शनल एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि dt प्रोपोर्शनल dQ/A। क्या कहते हो? यस। क्योंकि हमको तो टाइम निकालना है। अब आओ टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। dt इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय dt इन सेकंड केस इज इक्वल टू dq इन फर्स्ट केस अपॉन एरिया इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय डेल्टा Q इन सेकंड केस डिवाइडेड बाय एरिया इन सेकंड केस। क्या कहते हो? यस सर। ये हो गया बेटा 100, बोला है क्वेश्चन में 100 है, ये देखो बोला उसने 100 सेकेंड बोल दिया उसने।
अगले के लिए कितना टाइम लगेगा निकालना है। डेल्टा Q1 ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई इसको करते हैं 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा Q1, चलेगा। Yes. अच्छा, ये जो रेशियो है, क्या इसको फ्लिप करके लिखूं मैं, इनवर्स करके लिख दूं? A2 by A1. A2/A1। अब सबसे पहले तो इसे निपटाओ, ये कट गया, ठीक। आओ आगे बढ़ो। 100 डिवाइडेड बाय सेकंड के लिए टाइम, ये तो हो गया बेटा 1/8 इंटू, अब बताओ इसका एरिया कितना होगा? 6 इंटू 6 साइड्स हैं उसके, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2, 6 इंटू 4, नहीं जा रहा हूं। Yes. इसका एरिया कितना होगा? 6 into 1. 6 इंटू 1, तो A2 आया 6 इंटू 4, 6 सरफेसेस, और हर सरफेस का एरिया 2 इंटू 2 4, ये 6 सरफेसेस, हर सरफेस का एरिया 1 इंटू 1, तो A2 आया अपना 6 इंटू 4, जबकि A1 आया 6 6 into इंटू 1। चलो भाई, ये 6 भी कट गया, ये 4 और ये यहां कट गया 2। आपने सॉल्यूशन बनाया, डेल्टा T2 सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम आया 100 इंटू 2, विच मीन्स 200 सेकेंड्स। देखा आपने? Yes. यस। अब ऑप्शन बताएं। C. तो यहां से हमको ऑप्शन मिल रहा है सी। ये तो ये थोड़ा सा लेंथी निकला क्वेश्चन। अब तक जितने 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी निकला, बट ठीक, ओके। चलिए रुक जाइए। Yes, sir. ओके।